बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आई आपको? इस क्वेश्चन को करने लिखने समझने में कुछ दिक्कत आई? कितना प्यारा क्वेश्चन था ये। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2 साल पहले ऐसा कौन सा क्वेश्चन आया था? वो आया था जल संधि और स्थल संधि का आया था व्यापार में। और ये आ गया खाड़ी और जल संधि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जियोपॉलिटिक्स के अंदर इसका रोल क्या है। इसके अंदर आपके पास कुछ मैप और केस स्टडी एग्जाम्पल अच्छे हो तो आप इसको बेटर लिख सकते हो। तभी आपका लिखना इसमें ज्यादा नंबर दिलाता है। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? देखो, इसको अलग अलग तरीके से अपन लिख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो कि खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये पहली डिमांड है इसकी, है ना। एक डिमांड है कि खाड़ी क्या होती है, बे क्या होती है, या गल्फ क्या होती है, और जल संधि क्या होती है, वाटर स्टेट क्या होती है। पहला ये बताया। दूसरा, इन दोनों को साथ रख सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या भूराणितिक संबंधों में ये चाहो तो किसी ने अलग लिखा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका रोल, वो भी चलेगा। दोनों ने किसी को मर्ज किया है, वो भी अच्छा तरीका है। इंटीग्रेट करने वाला तरीका भी ठीक है। इनका महत्व बताइए। तो 2 डिमांड होती है, अदरवाइज आप 3 डिमांड कर लेते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ओके। अब इंट्रो में क्या लिखे? इंट्रो इसमें लिखने के 2 तरीके हैं अपने पास। ठीक है। एक है करंट घटना के साथ। करंट घटना, करंट इवेंट्स बोलते हैं उनको, या फैक्ट, इनके साथ में। जैसे आप लिखोगे कि हाल ही में, जब फरवरी 2026 में यूएस इजराइल प्लस ईरान का जो वार होता है, उसने फारस की खाड़ी यानी पर्सियन गल्फ और हारमुज या होरमुज जल संधि को वैश्विक रणनीतिक दृष्टिकोण से या व्यापारिक दृष्टिकोण से फिर से महत्वपूर्ण बना दिया। ये इंट्रो भी वेरी गुड इंट्रो है। यदि ऐसा किसी ने लिखा है, बहुत ही अच्छा इंट्रो माना जाएगा आपका। चेक करो तुरंत ही। आप बोलते हो सर मेरी कॉपी चेक करो, कर रहा हूं ना आपकी कॉपी चेक सामने ही। अभी चेक करो कि आपने यदि ऐसा इंट्रो लिखा है 3-4 लाइन का, तो वो बहुत ही बढ़िया इंट्रो है। दूसरा तरीका, आप है ना खाड़ी और गल्फ को थोड़ा समझा दो। खाड़ी गल्फ या इसको जलसंधि को थोड़ा सा समझा दो। ये भी एक यूनिक तरीका है, कोई बुरा तरीका नहीं है। जैसे खाड़ी क्या करते हो, खाड़ी क्या होती है, तीन तीन दृष्टिकोण से, जैसे आप ऐसे कह सकते हो। जैसे मान लो ये 3 भाग है, इधर भी स्थल है, कॉन्टिनेंटल है, इधर भी कॉन्टिनेंटल, इधर भी कॉन्टिनेंटल। एक तरफ उसका मुंह खुला है, लेकिन ये ऊपर से बंद है। एक मतलब ऊपर से बंद है, साइड से बंद है, एक तरफ से मुंह खुला है इसका। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी, उसका एक मुंह खुला है, बाकी 3 ऊपर नीचे बाएं इधर क्या होंगे, स्थल है। जैसे भारत का देखो आप, ये भारत है ना, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ पे वो प्रायद्वीप आ गया, मतलब इधर प्रायद्वीप आ गया। तो यहाँ बंगाल की खाड़ी में इधर से स्थल है, इधर स्थल है, और इधर स्थल है। एक मुंह इसका खुला है यहाँ पे। तो ये क्या है, खाड़ी। और जल संधि में क्या होता है, जल संधि में जैसे ये स्थल है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो जल संधि आर पार होती है। मतलब ऐसे एक नेरो पैसेज होता है, नेरो पाथ होता है, जहां से 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है। जैसे इधर बंगाल की खाड़ी को जोड़ेगी और इधर हिंद महासागर को जोड़ेगी, कौन सी, मन्नार की जल संधि। ये एग्जाम्पल आ गया। ऐसे डायग्राम भी बना दिया आपने, समझा दिया डायग्राम के माध्यम से। तो किसी ने ऐसा किया कि खाड़ी और जल संधि को इंट्रो के अंदर समझाया है ना, तो वो भी क्या है, वेरी 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 गुड है। साथ में एग्जाम्पल भी लिख दिए और एक छोटा सा मैप भी बना दिया। ठीक है आदर्श तिवारी, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ, किसी को मुझे बताओ कि किसी को इंट्रो लिखने में दिक्कत है क्या? ज्योग्राफी के इंट्रो लिखने में किसी को प्रॉब्लम है क्या? ये बताओ मुझे। किसी को ये समझ में नहीं आता कि इंट्रो कैसे लिखा जाता है? तो बताओ, मैं समझाऊं। ऐसा लिखा जाता है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इंट्रो लिखा जाता है। तो इसके अंदर डिमांड क्या थी, खाड़ी और जल संधि। एक स्टैटिक डिमांड थी जो आपको ज्योग्राफी पढ़ते समय आनी चाहिए। अब आप बोलोगे सर हमने तो नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को लॉजिकली थिंकिंग के साथ पढ़ा जाता है। और पढ़ते पढ़ते जैसे इसने बॉक्स में दिया कि आप, आपसे ही पूछ लिया, इसने खुद ही पूछ लिया कि खाड़ी और जल संधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। पढ़ते समय खुद ही बोल रहा है, वो बच्चे की तरह बोल रहा है आपको। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका होता है, क्यूरियोसिटी के साथ में। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मुश्किल होगा आपके लिए। एनसीईआरटी तो पढ़ो, मतलब प्री निकालना है तो एनसीईआरटी तो पढ़ लेना। चलो, सब लोगों ने चेक कर लिया। ये अपना इंटर हो गया। एक होता है सामान्य और तरीका, वो फीका होता है, उसमें जो मन में आया वो लिख दिया ठीक है।
एक तीसरा तरीका भी है, सामान्य तरीका। जब कुछ भी नहीं होता है ना, बोलते हैं ना कि भागते भूत की लंगोटी से ही, ऐसा वो एक डायलॉग आता है। तो जैसे मान लो रियल टाइम है, टाइम कम है, लिखना है, तो वहां पे फिर कुछ सोचा नहीं जाता। रियल एग्जाम का वो आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ कि रियल एग्जाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो वहां जल्दी से शुरू करो इंट्रो को, नहीं तो टाइम भी गया, स्पेस भी गया, और आपका मार्क्स भी गया। तो एक तीसरा तरीका भी है, सामान्य तरीका, जो मन में आए जल्दी से 3 लाइन में लिख दो। जैसे ऐसे हाल ही में ये हुआ, चर्चा में रहा, वो रहा, कुछ भी करके, है ना, लिख दो, सामान्य लिख दो, खाड़ी, और जैसे बंगाल की खाड़ी, ऐसे करके कुछ लिख दिया। एक तीसरा तरीका भी है, लेकिन इफेक्टिव, लॉजिकल इफेक्टिव तरीके नंबर दिलाते हैं, वो तरीका है आपका विद फेक डेटा और टू दी पॉइंट क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से लिखिए। ये इफेक्टिव तरीका होता है इंट्रो लिखने का। ओके, अब है इसकी मेन डिमांड, मुख्य भाग अब आ गया। जैसे अपन इसको 3 पेज में डिवाइड करते हैं एक बार, है ना, फिर समझते हैं इसको। और मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, समझ समझ के पढ़ाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखें, जो बहुत होशियार बच्चे हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा मैच्योर मानते हैं, वो भी थोड़ा धैर्य रखें। मुझे रोज बात ही क्यों बोलनी पड़ती है, क्यों आप लोगों को मैसेज में ऐसे ही मैसेज आते रहते हैं कि सर थोड़ा कम, मतलब टाइम ले ये करें, तो यार कम तो क्या पढ़ाएं, अब तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। ओके, तो ये हमने इंट्रो कवर किया। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन का इंट्रो हो गया, जो अभी हमने समझाया। और तुरंत यहाँ कोई मैप किसी को बनाना था, खाड़ी ये दिखानी थी, बना दिया। जैसे मुझे लगा कि बंगाली खाड़ी, और ये दिखा देते हैं, यहाँ बंगाली खाड़ी, यहाँ मन्नार की जलसंधि आ गया। या आप चाहो तो कोई और मैप भी बना लो, आपको अच्छा लगे वो मैप बना लो। ओके, अब मुख्य भाग का पहला ये है कि इनका अंतर स्पष्ट करो। तो जब भी कोई तुलना या अंतर है ना, दिमाग लगा लिया करो, तुरंत क्या करो, एक सारणी बना दिया करो। ये फॉर्मेटिंग रखना, ठीक है। तो एटलीस्ट जैसे यहाँ पे हो गया, इनमें खाड़ी वर्सेज जल संधि, हेडिंग लगाई, है ना। और यहाँ लिखा हमने, इनको 3 भागों में बांट लिया। यहाँ इसका आधार क्या होगा, यहाँ खाड़ी हो गई, और यहाँ हो गई जल संधि। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा लिख दो कि परिभाषा क्या है इनकी। तो परिभाषा में क्या लिखोगे, खाड़ी का मतलब क्या हुआ, तीन ओर से भूमि से गिरी हुई, एक तरफ से खुला हुआ। जल संधि नेरोपात हो गया, दो जल की बॉडीज को मिला रहा है, दो स्थल की बॉडीज को अलग कर रहा है। ये परिभाषा हो गई ना, जल संधि की यही तो परिभाषा होती है। ठीक है, ऐसे करते हुए इसको तुलनात्मक रूप देना है, इसका फिर इसका आधार क्या है, इसका महत्व क्या है ना, इनका तुलना तुलना, इसका संरचना इसकी कैसी होती है ना। 4-5 ऐसे तुलनात्मक पॉइंट इसके आने चाहिए थे, जो कि आपके पास शायद कंटेंट नहीं रहा होगा, कंटेंट कम रहा होगा। बेसिक कंटेंट लिख लेते तो भी देख लेते, अभी मॉडल आंसर और देख लेंगे इसका। ये प्रारूप इसका होना चाहिए। तो एक पेज में क्या है, इंट्रो और पहली डिमांड। एक डिमांड हमने, जैसे नॉर्मली हम इसको तुलना करिए, 15 मार्क्स का है। आज देखो मार्क्स पैटर्न भी देखिए, 15 मार्क्स का है। तो मैं इसको 1 नंबर दूंगा यहाँ पे, कि 1 नंबर तो इंट्रो की वजह से मिल गया, कि बहुत अच्छा इंट्रो लिखा है, वेल एंड गुड है, डायग्राम भी है। ठीक है, 1 नंबर दूंगा। फिर मैं यहाँ पे यदि इनको डिवाइड करूं, बॉडी पार्ट वाले क्वेश्चन को डिवाइड करूं, 1 नंबर का इंट्रो होता है, 1 नंबर का निष्कर्ष होता है। मैं नॉर्मली ऐसे मान के चल रहा हूँ। जैसे 15 में से मैं 2 नंबर आपको दे दिए, इंट्रो निष्कर्ष दे दिए कि आपने वेल एंड गुड लिखा है, 2 नंबर तो वहां दे दिए। अब इसमें जैसे 15 में से कितने मिल सकते हैं, 7.5-8 नंबर हम एज्यूम करके चलते हैं मैक्सिमम। 7.5, 7, 7.5, 8 नंबर मैक्सिमम 15 में से इतने मिलते हैं, जो नॉर्मली पैटर्न देखा जाता है। किसी को वैसे पता नहीं, आज तक यूपीएससी ने को भी दिखाई नहीं है। तो ऐसा कोई दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि यूपीएससी 15 में से 14 भी देता है, या 15 में से 10 भी देता है, किसी को नहीं पता। एक एवरेज मार्किंग पैटर्न आइडिया लगाते हैं मेंस लिखने के बाद में, कि मेरे इतने नंबर आए तो मुझे इतने नंबर मिले होंगे। मैं उस बेस पे बता रहा हूँ आपको, किसी को नहीं पता कितने नंबर देता है, आज तक यूपीएससी ने ओपन ही नहीं किया कभी, है ना। लेकिन एक मान के चलते हैं अपन, ठीक है। तो जैसे बॉडी पार्ट में डिमांड है, अब ये डिमांड बहुत बड़ी नहीं है, तो इसके आपने ऐसा सारणी बना के लिखा, तो इसमें आपको मैं दे दूंगा 2 नंबर। 2 नंबर मैं याद दूंगा। 1 नंबर मैंने दिया इंट्रो का, 1 नंबर दिया निष्कर्ष का या वे फॉरवर्ड का दिया 1 नंबर। ठीक है, 2 नंबर तो यहाँ मिल गए, 2 नंबर आपको यहाँ मिल गए, 4 नंबर। अब आपने ये पार्ट बहुत बढ़िया लिखा ना, ये वाला पार्ट, तो 4 नंबर आपको यहाँ और मिल जाएंगे। तो 7.5, 8.5 नंबर, 7.5-8 नंबर आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, यदि पूरा स्ट्रक्चरिंग आपने अच्छी किया ना तो इसको अब लगाते हैं इसकी स्ट्रक्चरिंग की। अब इसका हेडिंग दो, ये प्रॉपर प्रॉपर हेडिंग लगाओ, बॉक्स में लगाओ, इसको साफ सुथरा लिखो। अभी तक आप ये लोग नहीं कर पाए हो। अभी तक आप में से 90% बच्चे फॉर्मेटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई आप बोलते हो कि सर हमारे पास नॉलेज नहीं है, कंटेंट नहीं है, हमसे नहीं होगा, हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमसे लिखा नहीं जाता। चलो छोड़ दो एक बार, इसको जाने दो। 8 लिक्स जो जितना आता है उसको प्रेजेंट तो बढ़िया से कर सकते हो ना। अक्सर कहा भी जाता है कि आधा काम तो आपका वही हो गया कि आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे किया। जैसे आप मेरे से मिलने आते हो या किसी से मिलते हो, आपका आप तो वही हो गया कि आप कैसे किसी से गर्मजोशी से मिलते हो।
तो आपका आंसर जब एग्जामिनर से मिलता है तो आधा काम तो वही हो गया, जब आपने फॉर्मेटिंग कंटेंट साफ सुथरा प्रेजेंट कर दिया ना, तो आधा नंबर तो आप वहीं ले गए। क्योंकि ये भी तो एक पॉजिटिव वाइब देता है ना एग्जामिनर को कि यार कितना बढ़िया लिखा है, देखो बच्चे ने कितना सुंदर लिखा है, गिवन टाइम में एकदम प्रॉपर फॉर्मेटिंग ये किया है। तो एटलीस्ट ये तो कर लो काम, जब मैं इतना सुंदर सुंदर बना के मॉडल आंसर हाथ से लाके आपको दे रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपसे इनसे गूगल से चैट जीपीटी से वो प्रिंटिंग वाला लाके दे दूंगा, पकड़ो लो, उससे देख लेना आंसर। आधा काम तो ये करो पहले, है ना। हाँ, चैट प्राइवेट कर दिया, आप याद दिला दिया करो। देखो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आधे लोग तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन करते रहते हैं। ये चैट मैंने इसलिए ओपन रखी कि आप लोग देखो एक बार मैं कितना झेल रहा हूँ। आप लोगों का मतलब 24 घंटे मेरे साथ रहते हो ना। कई बार तो क्या होता है पता है, रात को ना 12-1 बजे भी बच्चे का मैसेज आता है कि सर मेरे आपकी कॉपी चेक नहीं की, रात को 1 बजे मैसेज आता है ना कि सर आपने मेरा आंसर नहीं देखा, 1 बजे भी मैसेज आता है ना। चलो, ये बात समझो, आप फोकस करो, मैं ज्यादा आपके कमेंट पे नहीं देखूंगा। मैंने ये हेडिंग लगाई कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनका, इसका खाड़ी और जल संधि का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भू राजनीति के महत्व क्या है, इसका ये हेडिंग लगाई। प्रॉपर हेडिंग लगाना है, प्रॉपर हेडिंग लगाओ, बॉक्स में फिट करो, ब्लैक पेन से ऐसे बना दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बनाया आपने, अब बना। यहाँ पे आपके पास दो अप्रोच है। एक तो आप है ना पहले ये लिखो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व है, एक तो ये हेडिंग लगाई आपने और इसके 5 पॉइंट लिखे, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे। दूसरी हेडिंग लगाई भू राजनीतिक संबंधों में इसका महत्व, तो इसके भी 1 2 3 4 5 6 करके आपने ये बनाया और लास्ट में निष्कर्ष लिखा। ये एक तो ये तरीका किसी ने अपनाया होगा, निष्कर्ष भी वेल एंड गुड मतलब तरीके से अच्छे से। एक तो ये तरीका आपने अपनाया होगा। एक तरीका है मिक्स वाला, एक तरीका कि हम इसको महत्व को रखेंगे और मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा दोनों को एक साथ, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीतिक संबंधों को एक साथ प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, और वो भी अच्छे मैप के साथ में, वर्ल्ड के मैप के साथ में, अच्छे केस स्टडी और एग्जाम्पल के साथ में। दोनों तरीके आपके पास में है, दोनों तरीके से आपको नंबर मिलेंगे, दोनों तरीकों में डाइवर्सिटी है। आप बताओ किस तरीके से लिखा आपने, आपने दोनों को अलग अलग लिखा डाइवर्सिटी वाले पॉइंट, या किसी की इतनी क्षमता है कि कोई इंटीग्रेट कर सकता है अपने आंसर को विथ लॉजिक, फैक्ट, डेटा, मैप, डायग्राम, तो वो भी बढ़िया माना जाएगा। आप बताओ किस तरीके से आपने लगा। अलग अलग लिखा, चलो देख लेते हैं कौन सा बढ़िया, आप खुद बताना कि तरीका बढ़िया कौन सा था। ये अपना फॉर्मेट है और निष्कर्ष ऐसा होना चाहिए कि वाकई है ना, वाकई इसका रिलीवेंस दिखा दो, निष्कर्ष में बहुत ज्यादा रिलीवेंस दिखा दो कि हाँ कोई भी खाड़ी जल संधि इनका वाकई है ना, स्ट्रेटेजिकली सब बहुत महत्व है, कोई फैक्ट देके एंड कर दो बस निष्कर्ष में। आप लिख सकते हो कि यदि किसी मतलब स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर, चौक पॉइंट पर यदि आपका वो दबदबा होता है ना, तो आप 20 पे मार सकती हो, जैसे हार्मो जल संधि इनका सबको लेकर लिख सकते हो, लास्ट में एंड कर सकते हो, कोई अच्छा कोट हो गई इसको लेकर, या कोई बात नहीं नॉर्मल विचारों के साथ एंड कर दो। यार ऐसे क्वेश्चन में देखो, मैं दोस्त बताऊं कंटेंट की कमी नहीं है, आप लोग है ना यूपीसी एस्पिरेंट हो, ये पिछले जनवरी से कितना ये चल रहा है। हॉर्मुज की जलसंधि आप में से किसको नहीं पता, बंगाल की खाड़ी आप में से किसको नहीं पता, मन्नार की खाड़ी किसको नहीं पता, पाक जलसंधि किसको नहीं पता, मलक्का जलसंधि किसको नहीं पता, जिब्राल्टर किसको नहीं पता, मुझे बताओ। है ना, यूपीसी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने नॉर्मल आंसर पढ़े ना, कभी हवा में भी पढ़े होंगे आंसर, उससे भी अपने आपको है ना क्वेश्चन हैंडल करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे यूपीसी में क्वेश्चन आते हैं, डिट्टो किसी को नहीं पढ़ा होता है ना, कोई ऐसा नहीं होता कि सब कुछ पढ़ के कोई जा रहा है ना, लेकिन कहीं से क्या जोड़ा, कहीं से क्या जुगाड़ किया, और जुगाड़ करते करते आंसर राइटिंग बुन दिया हमने, ये आपको करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये फॉर्मेट देख लेना आप। अब इसकी जो मेन जान है ना वो है आपके डायग्राम्स, और ये इसमें लिखते आप तो बढ़िया रहता, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो वर्ल्ड का मैप बनाते आप, ये इस क्वेश्चन की जान थी, मतलब एक वर्ल्ड का मैप बनाते। ठीक है, तुरंत ही। अब जैसे ये प्रैक्टिस कर लिया करो, जब मैं खुद आपके सामने प्रैक्टिस कराऊं, कोई रट्टा रटा ऐसे पैटर्न नहीं, मेहनत का कमाल है बस, और कुछ नहीं है। तुरंत दक्षिणी अमेरिका बनाया, इधर उत्तरी अमेरिका बनाया, इधर अफ्रीका बनाया, इधर ये बन गया आपका ऊपर वाला, इधर ग्रीनलैंड है, इधर ये सब हो गया। ठीक है, इधर इंडिया हो गया, ऐसे करते हुए ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, चलो मैप बन गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या दिखाना है, जो क्वेश्चन की डिमांड थी विश्व का, दिखाओ मैप पे क्या है, विश्व, खाड़ी और जल संधि, इंपोर्टेंट हम दिखा रहे हैं, जल संधि, खाड़ी और जल संधि जो महत्व रखते हैं जियोपॉलिटिक्स से और व्यापार के दृष्टिकोण से। तो तुरंत याद आ जाएगा कि अभी हाल ही में यहाँ पे क्या रहा चर्चा में, यहाँ पे एक तो अदन की खाड़ी है, बहुत चर्चा मेरी थी लास्ट ईयर,
अदन की खाड़ी, यहाँ बाब अल मंदेब जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि, यहाँ पे मलक्का जल संधि सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ श्रीलंका बना दो, यहाँ पाक जल संधि, मन्नार की खाड़ी, और यहाँ पे आपका सबसे खतरनाक जो हो गया होर्मुज, होर्मुज की जल संधि सबसे डेंजर चर्चा में रहा था। और यहाँ पे पर्शियन बल फारस की खाड़ी, यहाँ पे ओमान की खाड़ी, ठीक है, इस तरफ लिखो यहाँ स्वेज की खाड़ी लिखो यहाँ पे, और यहाँ लिखो स्वेज नहर, वो भी इसका ही एक रूप हो गया एक तरह से। यहाँ लिखो पनामा, पनामा भी वो आर्टिफिशियल अपने वो बना दिया जल संधि एक तरह से। आजकल जो सबसे ज्यादा चर्चा में ऊपर वाला चर्चा में, यहाँ से आपने देखा होगा एक ऊपर नॉर्थ सी पैसिफिक, सॉरी नॉर्थ सी रूट आजकल चर्चा में ऊपर वाला। आप देख रहे हो जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण ये यहाँ पे बहुत सारी खाड़ियां और जलसंधियां बन रही है ऊपर वाले क्षेत्र में। जैसे आपने बेरेंट सी सुना होगा, कारा सुना होगा, कारा आइलैंड या कारा जलसंधि सुना होगा। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले देखा होगा जैसे नॉर्मल सी रूट क्या रहता है अपना, जैसे अपन भारत से जाएंगे नॉर्थ, यहाँ से स्वेज नहर होते हुए ऊपर पहुंचेंगे, ये सी रूट हो गया ना, ये सी रूट अपना ट्रेडिशनल सी रूट है। अभी क्या है, ये मलक्का वाला सी रूट ये छोटा है, ये अपना लगभग 40% किलोमीटर दूरी घटा देगा और आपके 15 दिन बचा देगा। ये रूट है ना अब जो ओपन होने लगा है क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ये भी स्ट्रेटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। यदि किसी ने ऐसा वर्ल्ड मैप पे किसी ने ऐसा प्रेजेंट किया है, यहाँ मैक्सिको खाड़ी दिखाते हैं, मैक्सिको खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो जल संधि भी बहुत सारी यहाँ पे है। यदि ऐसा किसी ने मैप बनाया ना तो आपको 1 नंबर मेरे से एक्स्ट्रा लेना है, आपको एग्जामिनर से लेना है, ठीक है, किसी ने ऐसा किया है +1। जहां पे हम सोच रहे हैं 6 नंबर आते हैं उसके 7 साढ़े 7 नंबर आ गए एक्स्ट्रा मेहनत से। और ये सब दिखा देते हैं मतलब इंपॉर्टेंट। ओके, ये तो एक मेन अपना डायग्राम मैप हो गया जिसको प्रेजेंट करना है। अब इसका आप देखो अपनी रफ कॉपी में ऐसा कुछ मैप बना पाओ, आप घर पे जाके कोशिश करो कि एक नॉर्थ सी रूट से लेकर ये सारी जल संधियां, और ये यूपीसी की थीम है क्योंकि 2 साल पहले ही क्वेश्चन उसने पूछा है। यदि आप पीवाई की देखते हो तो आपको सब पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन उसने पूछा है, कैसा स्थल संधि जल संधि का पूछा है। लेकिन अब चूंकि चर्चा हरमुज जल संधि बहुत ज्यादा चर्चा में, फारस की खाड़ी बहुत ज्यादा चर्चा में, इधर अदन की खाड़ी बहुत चर्चा में है, इधर इधर आपकी जो अक्काबा की खाड़ी है वो है, सुएज की खाड़ी है बहुत चर्चा में, क्योंकि हुतियों ने इधर हमला काफी किया 2-3 सालों में। तो ऐसा क्वेश्चन आपका डेवलप होने वाला है मेंस के एग्जाम में। चलो ये कर लिया। अब हमें चाहिए बहुत सारे एक्स्ट्रा केस स्टडी चाहिए। जैसे पहली हम केस अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं, फारस की खाड़ी, मान लो फारस की खाड़ी प्लस वहां पे है अपनी होर्मुज जल संधि, हारमुज, हारमुज कैसे लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे हारमुज, हारमुज, होर्मुज लिखते हैं या होर्मुज लिखते हैं, होर्मुज ऐसे है ना, या तो हारमुज होता है या होर्मुज, इसको सही देख लेना मेरे हिसाब से, हारमुज, ठीक है। ये केस स्टडी अपनी है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे स्ट्रेटेजिकली बना सकते हो व्यापार, और एक है जियो पॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक। क्वेश्चन में डिमांड ये थी, 2 डिमांड थी, 2 कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, इनको भूलना मत, भू राजनीतिक महत्व इनका। चलो अब व्यापारिक महत्व क्या है, व्यापारिक महत्व है कि विश्व का 20% LNG नेचुरल लिक्विड नेचुरल गैस यहाँ से आता है। क्या से आता है, फारस की खाड़ी और होर्मुज की जल संधि से आता है। व्यापार का महत्व है, आप भारत का देखना 45% लगभग ऑयल वगैरह कच्चा तेल वगैरह, या बहुत ज्यादा प्रतिशत अपना LPG जो है इस क्षेत्र से आता है, भारत के लिए महत्व हो गया। आप देखो जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, जैसे आपका यूएई हो गया, ठीक है, इसके अलावा ओमान, इनका तो लगभग 80-90% जो एक्सपोर्ट इंपोर्टेंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इन्हीं पर डिपेंड कर रहा है। तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से कितना महत्व रखता है आप सोच लो। भू राजनीतिक से कैसे महत्व रखता है आप सोचो, किसी ने हरमुज चौक पॉइंट बोलते हैं इनको, इन पे कब्जा कर लिया तो मिडिल ईस्ट पर कब्जा हो गया, ठीक है। यूएस के आप नेवी वाले वो देखना, नेवी अड्डे यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा ईरान का मतलब पावर आप देखो, ईरान युद्ध में क्यों नहीं आ रहा, इन्हीं की वजह से आ रहा है। ये जियोपॉलिटिक्स रूप से कितना महत्व है इनका, भाई इस क्षेत्र का उपयोग करते हुए ईरान ने सबकी हालत खराब कर दी। मतलब ये सारा उसी का तो गेम था, भूराजनीतिक जो उनकी लोकेशन है उसी का तो महत्व था। और तुरंत क्या किया, यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे छोटा, जिसमें अपन दिखाएंगे ऐसे करके, इसको दिखा देते हैं मतलब, है ना। तो यहाँ पे फारस ये दिखा देना, यहाँ पे अपना वो हो गया होर्मुज हो गया, यहाँ पे होमुज, यहाँ पर्शियन गल्फ, यहाँ ओमान की खाड़ी, ये हो गया। तो ये आपने आपने ये केस स्टडी प्रेजेंट किया ना इस तरीके से, एक मैप बनाया और आपने
इसको भी बताया जो मेन डिमांड थी कि भाई इसका महत्व क्या है, इनका महत्व क्या है व्यापार में और इसमें। डेटा कहाँ आपके, डेटा लाओ और इसमें भी आप एग्जाम्पल देके लिखो और इसका महत्व बताओ। अब ये केस स्टडी प्रेजेंट करने का तरीका होता है आपका। जब भी आप बहुत अच्छे से अपने आप को व्यक्त करते हो ना, तो वहां पे बगल में एक मैप बनाया, ज्योग्राफिकल मैप बना, और जो क्वेश्चन की मेन डिमांड थी उसको आपने लिखा। किसी ने ऐसा किया है? डेटा याद रखना, हो सकता है डेटा मेरा ऊपर नीचे हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेंस के एग्जाम में याद रखना, कभी भी बाल की खाल मत निकालना। कभी आपका फैक्ट ऊपर नीचे होता है ना, मेंस में नंबर नहीं करते हैं, है ना। तो कभी कभी इससे डरो मत, अदरवाइज आपको क्या होगा, आपको डर लगेगा। जैसे यहां मैंने लिखा भी, यहां मैंने लिखा कि भारत का लगभग 45% ऑयल एलपीजी यहां से आता है। हो सकता है ये 50 हो जाए, हो सकता है 60 भी हो जाए, उसके आसपास लिख देंगे, क्या दिक्कत है इससे। लेकिन चलो मैं तो डेटा देख के आया था नॉर्मली कि अभी इतना लगभग आ रहा है। या भारत की ऑयल डिमांड, चलो हम ऑयल कम 80% बाहर से मंगवाते हैं, तो जरूरी थोड़ी 80% मिडिल ईस्ट से मंगाएंगे, रूस से भी मंगाएंगे, यूएस से भी मंगाएंगे, वेनेजुला से भी लेंगे, अलग अलग जगह से लेंगे। तो वही 45 के आसपास डेटा आपको निकल के आ जाएगा। 30-40% ऐसा डेटा। इसमें ये मत रोडना रोडना कि सर आपने तो फैक्ट गलत बता दिया, डेटा गलत बता दिया। वो ऊपर नीचे होता रहता है, वो कोई नंबर नहीं काटेगा आपका। वो आपका एक तरीका है, वे है आपका, मेथड आपका लिखने का तरीका है। केस स्टडी किसी भी टाइम लिख सकते हैं, आपकी यदि क्षमता है लिखने की तो लिख सकते हो आप, हिम्मत होती है। केस स्टडी वही लिख पाएगा जो जिसका आंसर राइटिंग पे पकड़ है, मतलब उसको पता होना चाहिए कि मैं शॉर्ट में अपनी बात कैसे कहूँ। जैसे मैंने शॉर्ट में ये क्वेश्चन की डिमांड, बहुत बड़ी डिमांड भी, डाइवर्सिटी भी और डायग्राम सारा प्रेजेंट कर दिया इसमें। तो ये अपने आप में एक कला होती है जो डेवलप हो जाएगी, बहुत सारे बच्चे डेवलप कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये लिखा मैंने। अब डाइवर्सिटी लाएंगे, अब अपन दूसरा एग्जाम्पल देंगे। ये अभी मैंने आर्कटिक वाला एग्जाम्पल दिया था आपको, आर्कटिक वाला बढ़िया से एग्जाम्पल देंगे, आर्कटिक सी रूट वाला। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जैसे कारा, कारा जल संधि है यहाँ पे, बेरेंट सी यहाँ पे है, बेरेंट सी, बेरिंग जल संधि यहाँ पे है, जिनका बहुत बड़ा महत्व है। बेरिंग जल संधि, इनका बहुत बड़ा महत्व है अपने आप में। इसको भी सेम इसी तरीके से प्रेजेंट करो कि इसका व्यापार के दृष्टिकोण से महत्व है, व्यापार और एनर्जी सब आ जाएगा। तो यहाँ पे ऊर्जा क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब नए नए मतलब वो ऊर्जा के वो निकल रहे हैं, ये क्रिटिकल मिनरल्स बहुत ज्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे जो एनर्जी में काम आएंगे। आप एग्जाम्पल दे दो, लिथियम का, सोने का, इनका, बेरिलियम का, सबका एग्जाम्पल दे दो। इसके अलावा आप देखोगे अब सी रूट है ऊर्जा के दृष्टिकोण से, तो जो हम पहले इधर से जा रहे थे, जैसे भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया। भारत मान लो रूस से कल को ऑयल मंगवाए, एक तो ये रूट आता था जहां पे लागतें कितनी बड़ी थी, एक इधर वाला रूट है जहां पे लागतें सस्ती हो गई। तो आप भारत के लिए एग्जाम्पल लिख देना कि भारत के लिए तो भाई एनर्जी सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बढ़िया मामला हो गया यहाँ से। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से लिखना कि भारत अपना आप है ना 40% ये इससे मंगवा लेगा यहाँ से। या आप ऐसे लिख सकते हो कि भारत की कुल लागतों में 40% की कमी, समय इनमें कमी, ऐसा करके लिख सकते हो। ठीक है, और जियोपॉलिटिक्स में तो इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई कौन लड़ रहा है, यहाँ पे लड़ाई रूस लड़ रहा है, यूएसए लड़ रहा है, चीन भी लड़ रहा है, और इवन भारत भी इंटरेस्ट दिखा रहा है बहुत ज्यादा। इवन आर्कटिक सर्किल के जितने भी देश है वो तो अपने आप में महत्व रखते ही रखते हैं। तो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स लड़ाई शुरू हो गई है अब इस बेल्ट में। सब चाहते हैं सी रूट पर कब्जा करना, सब चाहते हैं कि संसाधनों पर कब्जा करें। ये सी रूट शुरू हो गया है, और इसका मैप कैसे बनाओगे, मैप बना दो तुरंत ही, बहुत बढ़िया मैप बन जाएगा। ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक समय आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो दिखा सकते हैं अपन, मैप को थोड़ा और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते थे। मैप इसमें देखो ये आ जाता, ज्यादा बढ़िया रहता। मैप खराब बुरा नहीं होता, मैप बस बनाना होता है। यहाँ पे ना भारत इस तरफ दिखाओ, इसमें यहाँ ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये दिखाओ। तो आप इसको देखोगे, देखो भारत से ना ये बेल्ट नॉर्थ सी रूट वाला इस तरफ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि आपने देखा होगा, बेरिंग जल संधि यहाँ पे, इसका महत्व बढ़ जाएगा बेरिंग जल संधि का। यहाँ पे अलास्का है और यहाँ पे रूस का पार्ट है, इनमें काफी लफड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे मलक्का जल संधि भी है इस तरफ से ही, तो इस रूट का महत्व बढ़ेगा इस जल संधि वाले का। और ऊपर वो दिखा दो फिर, है ना, ऊपर जैसे यहाँ पे बेरेंट सी है जहाँ पे वो लफड़े हो रहे हैं काफी, कारा सी है या कारा जल संधि है, ऊपर नॉर्वे सी भी है ऊपर उस तरफ जाके, आर्कटिक सर्किल आता है। ऐसे मैप बना दो, मतलब कैसे करके मैप दिखा दो। कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कैसे अपन अलग अलग डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी और अलग अलग डायग्राम मैप कैसे बनाए, उसको मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग सीखो इस चीज को ना। आंसर राइटिंग अब धीरे धीरे आपको हर बार स्टेप मिलेंगे। हम्म। चलो अब मॉडल आंसर पे आते हैं कि ये भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार आप है ना साफ सुथरा प्रेजेंट करो। जब मैं खुद इतना मेहनत करके बैठ के आराम से बच्चे की तरह आंसर लिख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों की तरह,
इतना सुंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरी राइटिंग इतनी सुंदर थोड़ी थी पहले, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी पहले, लेकिन अब लिखते 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 वर्ड एकदम सुंदरता उसमें आने लग गई अपने आप ही। कहाँ हाईलाइट करना है, कहाँ क्या करना है, सब दिख रहा है अब देखो। पृथ्वी की जलीय स्थलाकृति में खाड़ी और जलसंधि दोनों महत्वपूर्ण भू आकृतियां हैं, किंतु इनकी संरचना, निर्माण प्रक्रिया और वैश्विक महत्व में इनकी मौलिक भिन्नता है। वर्तमान में वैश्वीकृत विश्व में फारस की खाड़ी और हॉर्मुज की जलसंधि के महत्व को संपूर्ण विश्व ने देखा। तो एक बेसिक कितना जबरदस्त गूंथ दिया इसको ना, स्टैटिक प्लस करंट को जोड़ के एक इंट्रो बना दिया। अब इंट्रो मेरा थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बात को लिख रहा हूँ तो एक दो लाइन कभी एक्स्ट्रा भी हो गई। कोई बोलता है 3-4 लाइन से ज्यादा मत लिखो, वो एक एवरेज बात कह रहा है, आइडियल बात कह रहा है कि ज्यादा बड़ा मत करो, है ना। लेकिन कभी कभी एक दो लाइन बड़ी होगी तो कोई बात नहीं, उसमें चिंता नहीं करनी फिर आपको। ठीक है, इसकी फिर सेकंड, पहली डिमांड क्या थी बॉडी पार्ट की? पहली डिमांड खाड़ी और जलसंधि में अंतर। तो पहली परिभाषा, परिभाषा हम समझ चुके हैं कि खाड़ी का मतलब तीन ओर से स्थल से गिरी हुई, एक तरफ से मुंह खुला हुआ उसका, जैसे बंगाल की खाड़ी, एग्जाम्पल भी आ गया। ये तो लिखा तीन ओर से स्थल से गिरा हुआ और एक तरफ से सागर की तरफ मुंह खुला है, एग्जाम्पल बंगाल की खाड़ी। जल संधि में क्या होता है? दो बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ने वाली, है ना। जैसे ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे पाक जल संधि आपने देखा होगा, तो ये बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ रही है, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, आकृति कैसी होती है? ये चौड़ी और वृत्ताकार हो सकती है, और ये कि सक्रिय और नलिकाकार पट्टी की तरह हो सकती है। स्थिति कैसे हो सकती है? ये तटरेखा के भीतरी मोड़ में स्थित होती है, और ये प्राय दो स्थल खंडों के मध्य स्थित हो सकती है। इसका निर्माण कैसे होता है? जैसे इनका निर्माण तटीय अवसाद, विवर्तनिक दशाव, ये वो प्लेट टेक्टोनिक के कारण कोई ऊपर नीचे हो गया तो वहां पे कोई खाड़ी बन सकती है ना। और जल संधि का निर्माण भी ऐसे भ्रंश घाटियों इनसे निर्माण से हो सकता है, या हिमयुग के अंदर कुछ हुआ था। मुख्य कार्य क्या? प्राकृतिक बंदरगाह, मत्स्य क्षेत्र, इनका महत्व है। और इसका महत्व है, ये चौक पॉइंट के रूप में भी काम करते हैं, जैसे हॉर्मुज जल संधि, ये सब ऐसा लिख सकते हो। तो ये बेसिक जो नॉलेज चाहिए था अपना स्टैटिक ज्योग्राफी वाला, इसको प्रेजेंट ऐसे करा करो। जब भी कोई तुलना करनी हो ना, आपको अंतर बताना हो, सारणी बना दो, ये प्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है। कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कह सकते हो, और आगे की डिमांड को अच्छे से कवर कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। आगे, अब देखो ये वर्ल्ड का मैप बना दिया तुरंत ही कि भाई विश्व की हमने क्या दिखाई, प्रमुख खाड़ी जल संधियां। भाई ज्योग्राफी बिना मैप के अच्छा नहीं है भाई, आपको यदि एक्स्ट्रा नंबर लाने, ज्योग्राफी मतलब मैप है। आईआर का मतलब ही वर्ल्ड का मैप है। आईआर का कोई क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड के मैप पे आप कुछ प्रेजेंट नहीं करते हो तो नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपदा प्रबंधन बना रहे हो, वहां पे इंडिया वर्ल्ड के कुछ मैप नहीं बना रहे हो तो मतलब नहीं है उसका। एग्रीकल्चर के अंदर फसलें, ये सब प्रोडक्शन, ये सब बता रहे हो, मैप नहीं बना रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ज्योग्राफी मतलब मैप है, याद रखना इस बात को। तो मैप में इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ जिब्राल्टर जल संधि है, भूमध्य सागर अंटार्कटिक महासागर को जोड़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत सारी खाड़ियां आप देखो के अंदर, बहुत सारी खाड़ियां आपको देखने को मिलेगा इसमें। यहाँ बेरिक जल संधि को एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे एग्जाम्पल जो अभी मैंने समझाया था, बहुत सारी चीजें इसमें लिखे नहीं है मैंने, वहां बोर्ड भी बता दी जो मुझे याद था। अब इसका महत्व क्या है व्यापार में? तो पहला, इसको मैंने केस अध्ययन के रूप में लिखा है, लिख दिया यहाँ पे, केस अध्ययन के रूप में प्रेजेंट करूंगा इसको। जैसे फारस की खाड़ी और हरमुज जल संधि, इन दोनों को दिखाया। व्यापार और भू रणनीतिक, जैसे एशिया का 89% कच्चा तेल यहाँ से निकलता है या यहाँ से जाता है इस क्षेत्र से। विश्व की 20% एलएनजी यहाँ पे दैनिक तेल उत्पादन होता है। भारत का 45% कच्चा तेल या 50% एलएनजी या 90% एलपीजी यहाँ से आता है। डेटा मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आसपास लिख दो, ठीक है, बदलता भी रहता है डेटा। फरवरी 2026 में जियोपॉलिटिक्स के रूप में यूएस, इजराइल और ईरान युद्ध चर्चा में रहा। राजनीतिक संकट देखा गया। वैश्विक ऊर्जा सप्लाई ये बाधा होगी। जियोपॉलिटिक्स महत्व था इसका। हार्मुज जल संधि एक चौक पॉइंट्स के रूप में काम करता है, जिस पर कब्जा करेगा उसी का वहां पे राज होगा। जैसे आपने इराक का, ईरान का देखा होगा। यूएस भी काफी वहां पे फंस रहा था। यूएससी के जहाजी बेड़ा इस क्षेत्र में देखने को मिलेगा, या नियंत्रण देख ओमान के आसपास या उधर बहरीन के आसपास, ठीक है। इसके अलावा जैसे ये केस वो एक मैप के रूप में प्रेजेंट कर दिया, या तो ये होता कि मैं इन दोनों को साथ लिख के यहाँ एक मैप बना देता, वो ज्यादा बढ़िया था। फिर मैप बना दिया। फिर मलक्का जल संधि का एग्जाम्पल दिया, बंगाल की खाड़ी का। तो उसका महत्व क्या है? मलक्का जल संधि से ये यही प्रेजेंट कर दिया। देखो इसका फायदा क्या हो, मैंने एक मैप पे दो जगह यूज कर लिया, कि यहाँ पे मैंने मलक्का जल संधि, बंगाल की खाड़ी, तो इसको भी यहाँ पे दिखा दिया। मलक्का जल संधि यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है ना। तो इसको भी प्रेजेंट कर दिया। मलक्का जल संधि से विश्व का 25% व्यापार, कार्गो, ये जहाज यहाँ से गुजरते हैं। एनर्जी जहाज यहाँ 33%, 30% वैश्विक सप्लाई का पार्ट है। बुरानैतिक संबंधों में आप देखोगे तो यहाँ पे देखना, विशेषकर चीन का स्ट्रिंग ऑफ पल्सर ये दिखाना था आपको। मोतियों की धागाबंदी इतनी पड़ी होगी आपने ना। मतलब चीन क्या कर रहा है? मलक्का जल संधि के माध्यम से दक्षिण चीन सागर से हिंद महासागर में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्व है। और भारत यहाँ पे क्या कर रहा है? भारत की जैसे सागर परियोजना है, अभी ग्रेट निकोबार भारत की परियोजना है, भारत की फ्लोटिंग पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा परियोजना है, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर डीप ओशन मिशन है। तो भारत को भी आप दिखाते हैं कि यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स महत्व भारत का भी है, क्योंकि हिंद महासागर भारत के किनारे बसा हुआ है, या भारत हिंद महासागर के किनारे बसा हुआ है, तो भारत का यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्व हो गया अपने आप में। तो उसको आपने दिखा दिया। बंगाल की खाड़ी, मलक्का जल संधि, हिंद महासागर, इन सब वाले एरिया को दिखा दिया। इसके अलावा बोबल मंदेब जल संधि और स्वेज नहर वाला, अदन की खाड़ी वाला। तो यहाँ आपने 2025 में देखा होगा,
अपनी वेस्ट फिक्स सप्लाई चेन कितनी बाधा हुई थी जब स्वेज नहर और इस वाले एरिया पे हुती हमला कर रहे थे वहां पे। तो इस खाड़ी का और जल संधि का कितना महत्व है वेस्ट फिक स्ट्रेटेजिकली और ट्रेड के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से। तो आपने उसको भी दिखा दिया कि ये सब करके। तो यहाँ पे मैंने 3 केस स्टडी के माध्यम से बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और अब आप बोलोगे सर इसकी डाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी कितने पॉइंट है, आप काउंट कर लो एक बार कितने पॉइंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इसके अंदर है। तो ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते थे और लास्ट में एक अंत करो कि हाँ वाकई इनका महत्व है। हम उपयुक्त निष्कर्ष ऐसा लिख सकते थे कि उपयुक्त एग्जाम्पल और इससे विश्लेषण से ये पता लगता है कि वास्तव में ना किसी भी खाड़ी और जल संधि का बहुत ज्यादा महत्व है। किसी भी देश के आप कह सकते हो सस्टेन डेवलपमेंट है, जीडीपी आर्थिक विकास से लेकर उनका स्ट्रेटेजिकली डोमिनेंस, इसके हिसाब से इनका बहुत बड़ा महत्व है। किसी देश को यदि पावर दिखाना हो तो इन चीजों पे उनका कितना वर्चस्व है, राज है, उसका बहुत महत्व है।